कस नंबर 9 दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पुल भर में हमारी नजरें उनसे ओझल हो गईं। तकरीबन 40 मिनट बाद हम लोग कैंट स्टेशन के बाहर थे। सामान उतरवाकर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार करने लगे। आलिया बाजी का बेटा वकास बार बार रो पड़ता था। मुझे ये बात नागवार भी लग रही थी कि अब सफर में उन बच्चों के रोने धोने से अलग मुश्किल हो गई। और तीनों बच्चे, फरियाल, फरवा और वकास, थे भी बहुत छोटे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने का वक्त 3:45 था, लेकिन ट्रेन आई 4:15 पर। हम इंतजार करते रहे। जैसे ही ट्रेन आई, हम लोग ट्रेन में अपनी बोगी की तरफ मुतवज्जे हुए। हमारी टिकट्स भी बिजनेस क्लास में थीं। मैंने बचपन में ट्रेन में इकोनॉमी क्लास में सफर किया था और मैं जानता था कि इकोनॉमी क्लास में बहुत घटिया और गंदे लोग सफर करते हैं, जो पसमानदा तबके होने के साथ साथ इंतहाई गंदी गुफ्तगू करते हैं। इसलिए मैं शुक्र मना रहा था कि चलो, बिजनेस क्लास में थोड़ा सुकून तो होगा। और था भी ऐसा ही। हम जब बिजनेस क्लास में पहुंचे तो वहां का माहौल कदरे सुकून वाला था और एसी भी चल रहा था। हम टिकट्स को देखते हुए अपनी सीटों के पास जा पहुंचे। फहद ने और जैगम भाई ने सामान सीटों के नीचे रखा और फिर हम बैठ गए। फिर ट्रेन के सायरन की आवाज आई। ट्रेन चलने का वक्त हो चुका था। जैगम भाई आलिया बाजी और अपने बच्चों से मिले और मुझे भी गले लगाकर मिले। जैगम भाई अपने बच्चों से फिर से आगे मिल रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे। पीछे मैं था और साइड में फहद। फहद को अम्मी ने गले लगाया और मैंने देखा कि फहद ने अम्मी को गले लगाया तो अम्मी की कमर पर एक हाथ रखकर नीचे की तरफ ले गया। मुझे ये देखकर फिर से गुस्सा आया कि यहां भी चैन नहीं है उनको। अम्मी ने फहद की आंखों में हसरत भरी नजरों से देखा, जैसे फहद से दूर जाना अम्मी को गवारा ना था। फिर जैगम भाई जाने लगे। जाते जाते फहद ने हाथ बढ़ाकर रस्मी सा सलाम मुझसे किया। मैंने हाथ मिला लिया। इसके बाद वो दोनों उतर गए और हम अपनी सीटों पर बैठ गए। इतने में एक लेडी और उसके साथ दो बच्चे हमारी सीट्स जहां हमारी बर्थ थी वहां आए और बोले, एक्सक्यूज मी, यहां हमारी सीट्स भी हैं। अम्मी बोले, आप सीट का नंबर देख लें। लेडी, जी आंटी, यही नंबर है। फिर अम्मी ने उस लेडी को कहा, आओ बेटा, बैठ जाओ यहां। फिर उसने अपना सामान रखा और अपने दोनों बच्चों समेत सामने की तरफ अम्मी के साथ बैठ गई। मैं आलिया बाजी के साथ बैठा था। फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना होने लगी। मैं पुल पल के लिए उस कातिल लेडी को बार बार देख रहा था। शक्लो सूरत और बोलचाल से एक पढ़ी लिखी और खाते पीते घर की औरत लग रही थी, और उसकी ड्रेसिंग देखकर मानो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। उस औरत के दो बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। उस औरत की उम्र गालिबन 30 से 35 के बीच लग रही थी। उस औरत का लिबास कुछ यूं था। उसने हल्के नीले रंग की सादा कमीज पहन रखी थी और नीचे जीन्स की पैंट थी। लेकिन ये लेडी मोटी नहीं बल्कि सल्लम स्मार्ट थी। अम्मी उसके साथ कुछ बातें करने लगीं और पूछने लगीं कि बेटा कहाँ जा रही हो। लेडी, आंटी, हम रहीम यार खान जा रहे हैं, वहां हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अम्मी खुशी से, ओह अच्छा बेटा, हम भी वहीं जा रहे हैं, मेरी नंदों के घर। लेडी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई आंटी, अब हमारी ट्रेन की ये जर्नी बहुत अच्छी होगी। अम्मी उसकी बात पर मुस्कुराईं और बोले, जरूर बेटा जरूर। लेडी, चले अच्छा है, ट्रेन में मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिल गया। अम्मी, थैंक यू बेटा, आप भी बहुत अच्छी हो। अम्मी उस औरत लेडी से बातों में मसरूफ हो गईं। फिर उसने अपना तारुफ करवाया कि उसका नाम ऐमन है। फिर अपने बच्चों के नाम बताए। फिर अम्मी ने पूछा, कराची में किस जगह से हो आप? लेडी, आंटी, मैं गुलिस्तान जौहर से हूं। ये सुनकर मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। अम्मी, ओह बेटा, हम भी गुलिस्तान जौहर से हैं। आप कौन से ब्लॉक से हो? लेडी, आंटी, मैं गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 14 से हूं। और आप लोग? अम्मी, हम 12 से। लेडी, ओह आंटी, फिर तो बड़ी हैरत की बात है, आप इतना करीब रहती हैं मेरे, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। अम्मी फिर खिलखिलाकर बोले, बस बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है और आजकल तो लोगों को अपने साथ वाले बंगले का पता नहीं होता कि उसमें कौन रहता है। इस बात पर लेडी ने कोई जवाब न दिया। यह औरत बड़ी ही हंसमक और खुश मिजाज मालूम हो रही थी और जाहिर था कि अच्छे पढ़े लिखे घर से लग रही थी। फिर अम्मी ने आलिया बाजी और मेरी तरफ इशारा करके इस लेडी से हमारा तारुफ करवाया।
हम दोनों जो अपने मोबाइल्स में मैसेजेस में मगन थे, लेकिन अम्मी और उसकी बातें सुन रहे थे। आलिया बाजी ने उसको हेलो कहा, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने फिर बातें चलती रहीं। मैं सोच रहा था कि ये सफ़र इतना लंबा ना हो और हम 8-9 घंटे में अपनी फप्पू के घर सादिकाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सफ़र इससे भी लंबा साबित होना था, क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे थे। हमने पहले फप्पू समीना के घर जाना था, जो कि कोच में तकरीबन 9 घंटे का सफ़र था, लेकिन ट्रेन से तकरीबन 12 घंटे लगने थे। ट्रेन अब बर्क रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। मैं अब ऊपर बर्थ वाली जगह पर चढ़कर लेट गया। अम्मी जबकि निचली सेट पर दराज हो गईं। अब 8 बज चुके थे। आलिया बाजी के बच्चे हर थोड़ी देर बाद रो पड़ते थे और मुझे गुस्सा आने लगता कि आखिर इन बच्चों को साथ लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन बच्चे भी इतने छोटे थे कि मां से दूर कैसे रह सकते थे। रात के 8:30 हुए तो ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन पर रुकी। आलिया बाजी ने अपने बच्चों को वॉशरूम करवाया। हम भी हाथ मुंह धोकर आ गए। अब हम अपना खाना निकालने लगे, जो कि अम्मी और आलिया बाजी ने मिलकर बनाया था। इस लेडी को भी अम्मी ने खाने में शरीक किया तो उसने अपना बड़ा सा टिफिन खोला और साथ में कुछ कबाब और पराठे भी थे, जिनकी खुशबू मुझे सहर दे रही थी। इस लेडी ने अम्मी के साथ खाना शुरू किया। हम लोग पराठे, कड़ाही और आधा किलो बिरयानी बनाकर लाए थे घर से, जबकि इस लेडी के खाने में कबाब, पराठे और कुरमे का सालन था, जो कि हम मिल बांट कर खाने लगे। और खाते वक्त अम्मी और वो काफी बातें कर रही थीं। अम्मी ने उससे कहा, बेटा कुरमा तो बहुत लजीज है और कबाब भी। क्या ये आपने खुद बनाए हैं? लेडी मुस्कुराकर, नहीं आंटी, ये मेरी अम्मी ने बनाए हैं। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। इसकी बात से मुझे एक तो अंदाजा हो गया कि उसको ज्यादा कुकिंग तो ना आती होगी और ये बहुत बोल्ड लेडी है। खाते खाते इस लेडी ने 3-4 बार मुझे देखा, जैसे वो भांप चुकी थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने फिर उससे नजरें चुरा ली। फिर खाना खाते खाते ट्रेन चल पड़ी और हम हाथ मुंह धोकर फिर से आकर बैठ गए और मैं ऊपर बर्थ पर लेट गया। न जाने मेरी आंख कब लगी, मैं कब सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मोबाइल में टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं बर्थ से नीचे उतरा। अम्मी, आलिया बाजी वगैरह पहले से ही उठी हुई थीं, जबकि वो लेडी नीचे सेट पर थोड़ा नीम दराज थी। मैं नीचे उतरकर वॉशरूम गया, मुंह हाथ धोकर दोबारा आकर बैठ गया। मैंने अम्मी को जरा इशारा किया कि मुझे खिड़की वाली साइड पर बैठना है। वो लेडी अम्मी की सेट पर बाहर को होकर थोड़ा नीम दराज थी। फिर अम्मी जरा साइड में हुई, मुझे जगह दी और मैं जाकर फिर अम्मी के साथ खिड़की वाली जगह पर बैठकर बाहर जाते नज़ारों को देखने लगा। कितने खूबसूरत कुदरती मनाजिर थे। खेत, खुलियान, खुले मैदान, बीच बीच में 2 नहरें भी आईं। ये मंजर पल भर में आंखों से ओझल हो जाते और मैं उन तमाम मनाजिर को अपने दिल में समोने लगा। मुझे ये एहसास तक नहीं था कि अम्मी मेरे साथ चिपकी बैठी थीं या 2 इंच का ही फासला होगा बीच में। मुझे कान में सरगोशी हुई, तुम इतनी देर तक सोते रहे रात को? मैंने जरा सा सर खिसकाकर पीछे अम्मी की तरफ देखा और कहा, हाँ अम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अम्मी के लिए मेरे दिल में पहले की निस्बत गुस्सा कुछ कम हो चुका था और उसका पता अम्मी को भी था। फिर मैंने आगे अम्मी से पूछा, अम्मी, अभी और कितनी देर लगेगी फिप्पो के घर पहुंचने में? अम्मी, बेटा अभी हो सकता है 2-2.5 घंटे और लगें। बीच में रात को 4 मर्तबा ट्रेन रुकी है, इसलिए थोड़ा लेट हो गई है। मैं, अच्छा, अब हम कौन सी जगह हैं? अम्मी, बीच में नौशहरो फेरोज, पन्नो आकिल, सखर और घूटकी पर रुकी थी। अब हम घूटकी से निकल चुके हैं। मैं, ओह सही। मुझे कुछ और जानने की जुस्तजू थी। अब 5:30 बजते हुए 6 हो चुके थे। फिर मैंने अम्मी से पूछा, हमें कोई स्टेशन पर लेने भी आएगा या नहीं? अम्मी, हाँ आएंगे, तुम्हारे फुफ्फा मुश्ताक आएंगे। फुफ्फा मुश्ताक को तो मैं पहचानता था, उनका चेहरा भी याद था, लेकिन मसरूफ जिंदगी में कराची में रहते वक्त हमारी कभी। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 10 में और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।